हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओपी सिंह एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम सोनू कुमार है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस, ईपीएसआई या ईपी-SSC के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहां पे हिंदी का मेंशन किया गया है, उन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट यानी कि फ्री बैच आज से स्टार्ट किया जा रहा है। और टॉपिक वाइज क्या करेंगे कि हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है कि पुलिस में 37 क्वेश्चन है, ईपीएसआई में 40 क्वेश्चन है, वीडियो के एग्जाम में आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आता है, आपको सब कुछ पता है। उसी को हम लोग भी क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, और टारगेट करके आज इस चैनल के माध्यम से क्या करेंगे, कंप्लीट हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला को स्टार्ट करेंगे। एक बात और, जो दोस्त मित्र लोग इस वीडियो को देखेंगे, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर जो भी कोई आपका सजेशन होगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपकी राय है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, वर्णमाला, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए वर्णमाला होता क्या है। आप लोग शुरू से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, वर्णमाला है क्या, वर्णमाला का जन्म होता कहाँ से है। तो मैं थोड़ा सा डीप में इस पे बात करूंगा कि आखिर वर्णमाला आया तो आया कैसे। तो चलिए, वर्णमाला पढ़ने से पहले हम व्याकरण पर चर्चा कर लेते हैं। आप हेडिंग बनाइएगा, व्याकरण। कि आखिर व्याकरण है क्या। कलर अगर आपको पसंद ना लगे तो आप बता दीजिएगा। देखिए, व्याकरण शब्द जो है ना, पहला क्वेश्चन कि व्याकरण शब्द संस्कृत के कृ धातु से बना है। यानी किससे बना है, कृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। क्या होता है, भली भांति समझना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछेगा कि व्याकरण में कौन सी संधि है। याद रखिएगा, व्याकरण में कौन सी संधि है। तो याद रखिएगा बच्चे, व्याकरण में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। ठीक। अब इससे पूछेगा कि व्याकरण का संधि विच्छेद बताइए आप। तो याद रखिएगा, संधि विच्छेद क्या होता है इसका। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र किया जा रहा है। ठीक है। तो याद रखिए क्या होगा संधि विच्छेद, बी प्लस आ प्लस करण होगा। ठीक है। व्याकरण का डिफिनेशन क्या होगा, व्याकरण वो माध्यम है जिसके द्वारा शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, व्याकरण के कितने अंग हैं। तो व्याकरण के कितने अंग है, तो याद रखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, व्याकरण के अंग। पूछेगा कि व्याकरण के अंग कितने हैं, व्याकरण के अंग। तो याद रखिए कितने अंग हैं इसके बच्चे, तो 3 हैं। कौन कौन से, पहला लिखिए वर्ड विचार। क्या है, वर्ड विचार। दूसरा लिखिए शब्द विचार, और तीसरा क्या है, तो लिखिए वाक्य विचार। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि व्याकरण के कितने अंग हैं, तो याद रखिए कितने अंग हैं, 3। पहला होता है वर्ड विचार, और दूसरा क्या होता है, शब्द विचार, तीसरा क्या होता है, वाक्य विचार। ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहां पर वर्णमाला की डिफिनेशन की बात बताएं आप लोग से, तो नोट कर लीजिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो इसको 3 तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसका डिफिनेशन। पहला डिफिनेशन ये होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं बच्चे, तो वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। या याद रखिएगा, वर्णों के
व्यवस्थित समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, 52 वर्ड लिपियों के व्यवस्थित क्रम को भी क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, ये सभी डिफिनेशन आप नोट कर लें, क्योंकि ये घूम घूम के आपके एग्जाम में क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो इस तरह से क्या करें, आप पूरा याद रखें। देखिए, अब यहाँ पे हम क्या चर्चा करेंगे? वर्ड विचार पर, यानी व्याकरण के अंक कितने हैं? तो 3। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? वर्ड के कितने भेद हैं, वर्ड किसे कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक ना? तो सबसे पहले आप चर्चा कर लीजिए, जान जाइए कि वर्ड क्या होते हैं, उस पर चर्चा करते। देखिए, आप ये क से लेकर कहाँ तक, आज्ञा तक पढ़े हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। इनके साथ क्या होता है? स्वर भी होता है, लेकिन जो स्वर होता है बच्चे, वो हमेशा स्वतंत्र होता है, यानी इसका खंडन नहीं होता है। और व्यंजन का क्या होता है? खंडन होता है। यानी क्या होता है? व्यंजन का निर्माण जो है स्वर और व्यंजन से हुआ है। ठीक ना? याद रखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया क्या, क तो यही तो वर्ड है, इसको तोड़ना हो तो क्या तोड़ोगे आप? क प्लस आ, यानी कि व्यंजन का निर्माण किससे होता है? स्वर के मिलने से व्यंजन का निर्माण होता है। ठीक ना? तो इस बात को याद रखिएगा। जैसे और मैंने लिख दिया, मान लीजिए ख हो गया, इसको तोड़ के देखिए आप, तो क्या हो जाएगा? ख और प्लस क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। यानी व्यंजन का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा, हमेशा स्वर के मिल से होता है। ठीक ना? और स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ये किसी भी सहायता से इनके नहीं बनाया जाता है, इसलिए क्या होते हैं? स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया? अब हेडिंग आप लोग बनाएं। अब इसके आगे चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, हेडिंग बनाइए आप, वर्ड विचार। हेडिंग क्या होगा? वर्ड विचार। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछेगा कि कुल वर्डों की संख्या कितनी है? कुल वर्डों की संख्या आपके एग्जाम पूछेगा, तो कितनी संख्या है? तो याद रखिएगा 52। ठीक है, एक क्वेश्चन और, कुल वर्ण लिपियों की संख्या पूछेगा। कुल वर्ण लिपियों की संख्या, तो याद रखिए कितने हैं वर्ण लिपियों की संख्या? तो 52 लगाइएगा। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से शामिल हैं। ठीक, वर्ण के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा, वर्ण के भेद पूछेगा तो याद रखिएगा 2। वर्ण के भेद पूछेगा तो क्या रखिएगा याद? 2 लगाइएगा। कौन कौन से? एक तो होता है स्वर, दूसरा क्या होता है बच्चे? व्यंजन। ठीक है, वर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, वर्ण का दूसरा नाम जो है वो क्या है? दूसरा नाम क्या है? अक्षर है। क्या बच्चे? अक्षर। ये सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक ना? वर्ण का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, यानी वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ याद रखिएगा, रंग, जाति और क्या होता है? रूप होता है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछ रहा है आजकल में? तो ये पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? छोटी
लिखित इकाई क्या है? तो याद रखिए क्या है, तो वर्ड है, ठीक ना। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा यहीं पे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? क्या है मौखिक इकाई, क्या है? तो याद रखिएगा बच्चे, वो है ध्वनि, ठीक ना। यानी इस ब्लैक बोर्ड पे जो आप लिख रहे हो वो क्या है, वर्ड है, और जो बोल रहे हो क्या है, ध्वनि है, ठीक ना। इस तरह से याद रखिएगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। एक बात और याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहा है कि भाषा की छोटी लिखित इकाई क्या है, भाषा की मौखिक इकाई क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि आपके एग्जाम में, तो आप लोगों को उससे कन्फ्यूजन ना होना है। आप याद रखिएगा जो यहाँ लिख रहा हूँ वो क्या है, छोटी है, और जो बोल रहा हूँ क्या है, वो मौखिक, वो भी ध्वनि है। यानी मैंने बोला क बोला तो ये ध्वनि निकल नहीं क, तो यहाँ पे क्या कर दिया, हम इसको लिख दिए। तो जब लिखित रूप दे दिया तो वह क्या हो जाएगा, जब लिखित रूप दे देंगे तो वह वर्ण हो जाएगा, और जब उसी को बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये इसको कवर कर लिए। अब चर्चा करेंगे शब्द विचार। 2 नंबर पर शब्द विचार, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि शब्द का निर्माण होता कैसे है। तो याद रखिएगा कि वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। किससे? वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। तो लिखिए, वर्णों के सार्थक योग से सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। शब्द का निर्माण होता है। जैसे मैंने लिखा क प्लस अ, फिर लिखा म प्लस अ, फिर लिखा ल प्लस अ। ये तो वर्ड हो गए। अब इन्हीं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। तो एक शब्द का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई क्या है। याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई क्या है। छोटी इकाई क्या है? तो याद रखिएगा आप, वो छोटी इकाई क्या है, शब्द है, ठीक ना। इस तरह से एग्जाम में आपके क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं, और इस बात को क्या करें, आप याद रखें, ठीक है। चलिए अब आगे चर्चा कर लें। वाक्य पर चर्चा कर लेते हैं। 3 नंबर बनाइए। तो वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य विचार। एक बात याद रखिएगा कि शब्दों के सार्थक योग से, क्या बच्चे, शब्दों के सार्थक योग से, शब्दों के सार्थक योग से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य का निर्माण होता है। याद रखिएगा, यानी शब्दों के सार्थक योग से किसका निर्माण होता है, तो वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 3 शब्द अलग अलग ले रहा हूं। अगर क्या करेंगे, हम इन सभी को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक वाक्य बन जाएगा।
कमल विद्यालय जाता है। समझ में आ गया? तो यही डिफिनेशन बताया गया है कि शब्दों के सार्थक योग से क्या होता है, वाक्य का निर्माण होता है। समझ गए? चलिए अब अब चर्चा करेंगे वर्ण के भेद। हेडिंग बनाइए आप लोग, वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितना भेद है इसके, अभी मैं बताया हूं, तो याद रखिएगा 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो होता है स्वर, पहला क्या होता है स्वर, और दूसरा क्या होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन याद रखिएगा। तो एग्जाम में पूछेगा कि वर्ण के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर से क्वेश्चन क्या बनता है, तो सबसे पहले तो आप इसका डिफिनेशन याद रखिएगा। यानी कि डिफिनेशन क्या होगा इसका? डिफिनेशन ये होगा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? कुल स्वरों की संख्या कितनी है? कुल स्वरों की संख्या कितनी है, या स्वर की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कुल की जब बात कही जाएगी तो आप 13 याद रखिएगा, लेकिन कंडीशन जब आ जाएगा तब याद रखिएगा। यानी कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या, तो याद रखिए कितना है? 11। ठीक। पूछेगा अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या, तो बस याद रखिए कितना बच्चे? 10। ठीक है। अब स्वर कौन कौन से होते हैं इस पे चर्चा कर लीजिए। जैसे मैंने लिखा क्या, आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद से री, ए, उसके बाद से ओ, औ और अंग और आ। ये टोटल अगर आप गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13। कितना हो जाएगा? टोटल 13। लेकिन याद रखिएगा हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनका स्पेशल नाम दिया गया क्या? अयुग्वा। चर्चा करेंगे अयुग्वा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर अर्थ के आधार पर देखेंगे ना तो री का जो होता है काउंट नहीं करते, इसलिए हम क्या लिखे हैं? अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 10। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? हम स्वर के भेद देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अब प्रॉपर रूप से आप क्या करें? इसका नोट्स बना लें। और इस तरह से हिंदी जो है कंप्लीट पूरा यूट्यूब आपको नहीं मिलेगा, आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अपना कमेंट करके राय जरूर दें कि क्या ये हिंदी की क्लास आप लोग के लिए सही है कि नहीं है। चलिए अब अगला हेडिंग बनाइए आप लोग, स्वर के प्रकार। क्या होगा? स्वर के प्रकार। तो कितने प्रकार हैं स्वर के? तो याद रखिएगा 4। अब बता रहा हूं कौन कौन से। पहला लिखिए, पहला जो होता है उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। इस डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कितने हैं? 3 याद रखिएगा। दूसरा लिखिए, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर के भेद। कितने हैं? तो ये भी 3 याद रखिएगा। 3 नंबर पे लिखिए, मुख के आधार पर, मुख के आधार पर स्वर के भेद। तो याद रखिएगा 4। फिर याद रखिएगा ओट्स के आधार पर, ओट्स के आधार पर स्वर के भेद। तो याद रखिए कितने बच्चे? 2। ठीक है। अब पहला हेडिंग बनाएंगे हम लोग, क्या? उत्पत्ति के आधार पर। क्या हेडिंग बनाएंगे? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। तो 3 याद रखिएगा। ठीक है। कौन कौन से? तो पहला होता है हस्स स्वर। क्या होता है? हस्स स्वर, जिसको क्या बोलते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? लघु स्वर भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। इसको क्या बोलते हैं? संधि स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि स्वर भी बोलते हैं। ठीक। तो पूछेगा कि हस्स स्वर की संख्या कितनी है या लघु स्वर की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 4। ठीक। कौन कौन से 4 हैं याद रखिएगा? तो छोटा अ लिखिएगा, छोटा ई लिखिएगा, छोटा ऊ लिखिएगा, और उसके बाद री लिख लीजिएगा। ठीक। बाकी जो बचेंगे आप इसमें रख दीजिएगा। बचा का बड़ा आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद से ए, ऐ, ओ, उसके बाद क्या हो जाएगा? औ। अब गिन लीजिए, आपको 11 स्वर दिख जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। यानी जो दीर्घ स्वर है, इसके भी क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ठीक ना। इसमें से जो होता है बच्चे, याद रखिएगा, प्लुत स्वर भी लिख लीजिएगा। मैं बता दूंगा इसका इस्तेमाल कब कहाँ किया जाता है। ठीक है। इसके भी क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर, इसमें होता है क्या? संयुक्त स्वर। क्या होता है? संयुक्त स्वर। ठीक है। अब देखिए, मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। देखो, इसी को बोलते हैं क्या? सजाती स्वर, और इसी को नाम देते हैं क्या? विजाती स्वर। ठीक है। क्या नाम देते हैं? इसको सजाती बोलते हैं और इसी को विजाती बोलते हैं। अब देखिए, इसमें कौन कौन से हैं? तो एक तो आप इसमें आ जाएगा, याद रखिएगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 होते हैं। ठीक है। उसके बाद कौन कौन बचा? तो इसको लिख लीजिए, ए, ऐ, ओ और औ। इनको संयुक्त स्वर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका निर्माण है ना एक दूसरे से मिलकर हुआ है, इसीलिए इनको बोला जाता है ना संयुक्त स्वर। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो इसका निर्माण होता है यानी छोटे परिवार में होगा। यानी किससे होगा? अ प्लस ई। देखिए ये छोटा है,
फिर इसका होगा क्या, अ प्लस उ, यहां भी देख लीजिए। उसके बाद से सॉरी बच्चे, मिस्टेक हो गया, ठीक। लिखिए अ प्लस ई हो जाएगा और अ प्लस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा अ प्लस उ, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे अ प्लस ओ, यानी एक दूसरे से मिलकर क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चे, संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ह्रस्व स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन है। प्लुप्त स्वर का जो प्रयोग हम लोग करते हैं किसी को बुलाने के लिए करते हैं, ठीक ना, तो याद रखिएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब चर्चा करेंगे क्या, जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर जीवा के आधार पर अगला हेडिंग होगा हमारा क्या, जीवा के आधार पर। पूछेगा जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर के भेद, तो कितना लगाएंगे आप, 3। ठीक है, अब ये 3 कौन कौन से होते हैं, देखिए। एक होता है अग्र स्वर, जो जीभ के अगले भाग से बोला जाएगा, अग्र स्वर। दूसरा जो होता है क्या होता है, मध्य स्वर। और तीसरा जो होता है बच्चे याद रखिएगा, पक्ष स्वर, ठीक ना। क्या होता है, जो अगला होता है उसका नाम है पक्ष स्वर, ठीक ना। यानी कि जिसका उच्चारण क्या होगा, जीभ के अगले भाग से होगा, उसी को क्या बोलते हैं, अग्र स्वर। और जिसके जीभ के मध्य से होगा उसी को क्या बोलेंगे, मध्य स्वर। और जो जीभ के पिछले भाग से जिसका उच्चारण किया जाएगा उसी को क्या कहेंगे, पक्ष स्वर कहेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए इसमें छोटी, बड़ी, उसके बाद क्या रख सकते हैं, आप खुद ही उच्चारण करके देखिए। उसके बाद से ई ए, ठीक। इसमें क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, और उसके बाद इसमें री रख लीजिएगा। यानी इनकी संख्या कितनी है, 5। बचा क्या, मध्य स्वर। बोल के देखिए आप, मध्य स्वर में क्या रखेंगे आप, अ बोलिए, अ बोलेंगे तो देखिए क्या, यानी बीच से निकल रहा है, ठीक ना। तो इसको क्या रखेंगे, अ। उसके बाद जो बचा है आप इसे रख लीजिए। बचा क्या है, तो आप इसमें रख सकते हैं बड़ा आ, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद से ओ, और क्या रख सकते हो आप, औ। ये सभी इसी में आएंगे। इनको सबको गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, और कौन सा पक्ष स्वर है। तो इन सब के बारे में आप विशेष रूप से फोकस करें, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा और याद रहेगा, तो आप आसानी से क्या करोगे, कर ले जाओगे। आप इसका उच्चारण करने की कोशिश ना करो, आप ये याद रखो कि इसका क्या करो, रट जाओ पूरा। मैं तो कभी यही बोलता हूँ कि आप क्या करो, इसको रट जाओ। आप ट्रिक पे मत जाओ कि यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, ये से मत करो, इसमें कन्फ्यूजन आ जाएगा। क्योंकि जब परीक्षा में आप जब बैठते हो ना, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसको क्या करो, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, लिखो, और क्या करो, इसको रट जाओ, ठीक ना। चलिए अब मुख्य आधार पर चर्चा कर लें हम, ठीक है। मुख्य आधार पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए हेडिंग बनाइए, मुख्य आधार पर स्वर के भेद। मुख्य आधार पर स्वर के भेद, कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा मुख्य आधार पर स्वर के भेद जो होते हैं बच्चे, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, तो याद रखिएगा, समृद्ध स्वर, और क्या होता है, समृद्ध स्वर। दूसरा जो होता है बच्चे, उसका नाम है अर्ध समृद्ध स्वर।
तीसरा जो होता है बच्चे याद रखिएगा विपरीत स्वर, और तीसरा जो होता है वो, चौथा जो होता है वो अर्ध विपरीत स्वर होता है। इन सभी का नाम याद रखिएगा। तो क्या क्या लिखे, जीवा के आधार पर आप, सॉरी मुख के आधार पर क्या लिखे आप, समृद्ध स्वर, उसके बाद से अर्ध समृद्ध स्वर, और तीसरा विपरीत स्वर, और चौथा क्या हो गया, अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए समृद्ध स्वर में क्या होगा ना कि जो छोटी ई है, छोटी ई और बड़ी ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनको रखेंगे। ठीक ना, यानी थोड़ा सा क्या होगा, मुख जो होगा आपका बंद रहेगा। ठीक ना, देखिए तो इसमें क्या लिखेंगे, छोटी ई लिख लीजिए, बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनकी संख्या कितनी है, 4 याद रखिएगा। अर्ध समृद्ध स्वर में क्या होगा, तो याद रखिएगा आप ओ रख लीजिएगा और एक रख लीजिएगा ए, ये क्या होगा, अर्ध समृद्ध में आएगा। ठीक ना, विपरीत स्वर में क्या रखिएगा, आ, बोल के देखिए आप, आ। ठीक ना, बाकी जो बचेगा किस में ले जाइएगा, अर्ध विपरीत स्वर में रख दीजिएगा। बचा क्या आपके पास, आप खुद ही देख लो, एक तो आपके पास बचा अ, उसके बाद क्या बचा ए, उसके बाद क्या बचा औ, कितने हो गए, जोड़ लीजिए आप। और एक आगत वाला आ जो होता है ना बच्चे, इसी में रख लीजिएगा इसको। ठीक ना, इस तरह से जो होते हैं क्या होते हैं बच्चे, 11 स्वर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक ना, किसके आधार पर, मुख के आधार पर। इतना बात समझ में आया, तो अगर समझ में आता हो तो कमेंट जरूर अच्छा करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चर्चा किस पे करें, तो आगे चर्चा हम लोग करेंगे किस पे, ओठ के आधार पर, यानी ओठ के आधार पर लिखिए, यानी ओठ के आधार पर, ओठ के आधार पर ओठ के आधार पर स्वर के भेद कितने याद रखिएगा बच्चे, 2 याद रखिएगा। कौन कौन से, तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ओठ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो 2 याद रखिएगा। एक होता है वृत्तमुखी स्वर, दूसरा जो होता है आवृत्तमुखी स्वर होता है। ठीक है, तो लिखिए वृत्तमुखी स्वर क्या होगा, वृत्तमुखी स्वर, और दूसरा जो होगा क्या होगा, आवृत्तमुखी स्वर होगा, आवृत्तमुखी स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जब भी आपको याद रखना हो कि कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है और कौन सा वृत्तमुखी स्वर है, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। यानी कि जब इन स्वरों का उच्चारण करोगे आप, जो इसमें रखा गया है, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका ओठ जो होगा वो क्या हो जाएगा, गोल होगा। ठीक है, चलिए तो आवृत्तमुखी में क्या रखेंगे, तो सबसे पहले आप रखिएगा इसमें अ बोल के देखिए, अ, उसके बाद से आ, उसके बाद से छोटी ई क्या रखेंगे, छोटी ई और बड़ी ई क्या रखेंगे, छोटी ई और बड़ी ई, उसके बाद से ए और क्या रखेंगे, ए। ये सभी किस में आते हैं, तो याद रखिएगा आवृत्तमुखी स्वर में आते हैं। अब बात आ गई ये कि ये बताइए कि वृत्तमुखी स्वर क्या होता है, तो जो बचा है क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। क्या क्या बचा आपको पता है, तो चलिए मैं बताता हूँ, आपको नहीं पता है तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद से ओ याद रखिएगा, उसके बाद से आओ, एक याद रखिएगा आगत वाला ये, बाकी गिन लीजिए। इस तरह से जो होता है स्वरों की संख्या कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से क्या 11 गिन लीजिए आप, आपको संतुष्टि हो जाएगी। यहाँ से क्या होता है बच्चे, सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, स्वर के भेद से।
या तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, या जीवा के आधार पर पूछ लेगा, या तो क्या करेगा आपको यहाँ से पूछ लेगा कि वृत्तमुखी स्वर कौन होते हैं और आवृत्तमुखी स्वर कौन होते हैं। इस तरह से जो क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। चलिए अब क्या चर्चा करें हम, अब चर्चा करें हम व्यंजन पर चर्चा कर लेते हैं। अब क्या चर्चा करेंगे, व्यंजन पर। चलिए ठीक है, अब लिखिए व्यंजन। ये तो सभी लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, अब किस पर चर्चा करेंगे, व्यंजन पर। चलिए हेडिंग बनाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनता है, देखिए इसका डिफिनेशन से बनेगा, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के सहायता से याद रखिएगा, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के सहायता से किया जाए या होता है, इसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। डिफिनेशन अलग अलग मिलेगा आपको, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना। यानी कि स्वरों के सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा व्यंजन कहेंगे, ठीक ना। घुमा घुमा के पूछा जाता है तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और, कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, पूछा जाता है। तो 33। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो याद रखिएगा इसमें शामिल है स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 25 है। उसके बाद से क्या होता है, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 4। उसके बाद क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, तो 4। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि व्यंजन के भेद कितने हैं, व्यंजन के भेद कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा 3। कौन कौन से, ये भी लिख लीजिए, यानी स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उसके बाद से अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपके एग्जाम में, क्या कि लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या, तो लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखिए कितना है, 39।
ठीक ना। इसमें ये तीनों लोग शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। उसके बाद से ऊष्म व्यंजन, उसके बाद क्या रहेगा शामिल? अंतस्थ व्यंजन, तीसरा क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद से याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन, इसी में शामिल है। उसके बाद से याद रखिएगा द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। अब यहां देखिए इनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी संख्या है? 4। यहाँ याद रखिएगा 2, यहाँ पर रखिएगा 4, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ क्या है? 25। टोटल जरूर लीजिएगा, जोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि व्यंजनों की संख्या 39 है, तो आखिर कौन कौन इसमें शामिल है। ठीक है, तो चलिए क्या बताएं आप लोगों से, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है नेट इश्यू को लेकर, तो ये जो होगा ना कल टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई त्रुटि हो गया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।